डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय पर चर्चा करूंगा। पूर्व में हमने हिंसा पर चर्चा की है। हिंसा और उसके विभिन्न कारणों को कंटिन्यू करते हुए आज हम हिंसा के कारण के रूप में मीडिया पर चर्चा करेंगे। मीडिया और हिंसा। आज मीडिया मानव जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। मीडिया और समाज एक सिक्के के दो पहलू के रूप ले चुके हैं, जिसे अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ये तो स्वयं सिद्ध है कि मीडिया सूचनाओं के आदान प्रदान या जनमत के निर्माण का माध्यम ही नहीं, बल्कि किसी देश की छवि निर्माण का बहुत बड़ा औजार भी है। वह अपनी सामग्री और उसके प्रस्तुतिकरण के अंदाज से किसी देश की अच्छी या बुरी छवि निर्मित करता है। मीडिया को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है लोक संचार माध्यम, दूसरा है जनसंचार माध्यम और तीसरा है मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया। हम क्रमशः लोक संचार माध्यम, जनसंचार माध्यम और मुद्रित या प्रिंट मीडिया पर चर्चा करेंगे। लोक संचार माध्यम रेडियो और टेलीविज़न के आगमन के पहले से ही ग्रामीण समुदायों में प्रचलित हैं। इन माध्यमों से स्थानीय भाषा अथवा बोली, वेशभूषा तथा आवश्यक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। लोक संचार माध्यम में कठपुतली का खेल, लोकनाट्य, लोकगीत व लोक नृत्य शामिल है। कठपुतली का खेल ग्रामीण समुदाय के लिए बहुत मनोरंजनपूर्ण, सूचनाप्रद तथा शिक्षाप्रद साधन हो सकता है। किसी विशेष संदेश को दर्शाने वाली कक्षा तैयार करके कठपुतली को खेल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे पूरा परिवार एक साथ देख सकता है तथा आमतौर पर इसका प्रदर्शन सार्वजनिक जगह, चौपाल, पंचायत घर इत्यादि में किया जाता है। लोक नाटक मामूली प्रयास से शिक्षाप्रद हो सकते हैं। हिंसा व अन्य सामाजिक बुराइयों पर आधारित विषयों के सफल क्रियान्वयन व जानकारी से होने वाले लाभ व हानि के प्रति जागरूक किया जा सकता है। आज के आधुनिक युग में समाज की विभिन्न बुराइयों को दूर करने के लिए जनसंचार माध्यमों की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत सभी सूचना माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और नियतकालीन पत्र पत्रिकाएं आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं जानकारी पहुंचाने का रेडियो सबसे सरल, कारगर व शक्तिशाली माध्यम है और भ्रष्टाचार, अत्याचार, लिंग भेदभाव, गरीबी, सांप्रदायिकता इत्यादि के बारे में जानकारी देने का सशक्त माध्यम है। आजकल दूरदर्शन के चैनलों के कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों में हिंसा संबंधी दृश्य दिखाए जाते हैं, जो कि समाज में बुराई फैलाने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं पोस्टर संचार का प्रमुख माध्यम हैं। समाचार पत्रों का प्रमुख कर्तव्य सरकारी योजनाओं एवं कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी जनता को देना तथा लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागृत करना है। ये घोटालों का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रिंट या मुद्रित माध्यम। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत संचार का एक प्रमुख माध्यम पोस्टर व विज्ञापन भी है। ये देखने भर से
चेतना जगा देते हैं और कई संदेश दे जाते हैं। सही स्थान पर लगाया गया इश्तिहार एवं पोस्टर रोज आने जाने वाले व्यक्ति पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। इस प्रकार विभिन्न संचार माध्यमों का अलग अलग महत्व है। यदि सभी संचार माध्यम सही तरीके और ईमानदारी से अपने लक्ष्य एवं जिम्मेदारियों का पालन करें तो एक वह दिन दूर नहीं जब भारत की साफ सुथरी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने होगी। हिंसा के रूप में विवादों के शांतिपूर्ण हल। दूसरी टॉपिक है विवादों के शांतिपूर्ण हल। राष्ट्रों के मध्य अपने हितों को लेकर प्रायः राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी विवाद एवं संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। इन विवादों एवं संघर्षों के समाधान के लिए राष्ट्र सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में यह संकल्प लिया गया है कि भावी पीढ़ियों को युद्ध के प्रकोप से बचाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य ध्येय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तथा आक्रमण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापना एवं विवादों व संघर्ष के समाधान के लिए मुख्यतः 3 उपायों की व्यवस्था की गई है। विवादों के समाधान के शांतिपूर्ण उपाय, दूसरा है विवादों के समाधान के बाध्यकारी उपाय और तीसरा है संघर्ष व्यवस्थापना के तहत आक्रमण को रोकने तथा शांति की स्थापना के लिए निर्दिष्ट 3 विधियां: शांति बनाए रखना, शांति स्थापना, शांति बहाली या निर्माण। चौथा है संघर्ष उपशमन की गांधीवादी विचारधारा, जहां तक प्रथमतः विवादों के समाधान के शांतिपूर्ण उपाय हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों एवं संघर्षों के निस्तारण हेतु सर्वप्रथम शांतिपूर्ण उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं। इन शांतिपूर्ण उपायों का अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों एवं संघर्षों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न 7 साधन निर्दिष्ट किए हैं। इसमें पहला है वार्ता, दूसरा है मध्यस्थता, तीसरा है जांच, चौथा है समझौता, पांचवां है विवाचन और छठवां है न्यायिक कार्रवाई तथा सातवां है संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ। जहां तक वार्ता का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निस्तारण की सर्वाधिक सरल विधि वार्ताएं हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 33 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निस्तारण के उपायों में वार्ता का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। वार्ता के अंतर्गत राष्ट्र राजनयिक गतिविधि द्वारा विवाद के प्रत्येक पक्ष को प्रकाश में लाते हैं तथा भ्रांतियां दूर करने तथा अपने विचारों, नीतियों एवं हितों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि कोई मनमुटाव न रहे। वार्ता दीर्घकाल तक और कई दौर में चल सकती है, जैसे भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या पर या भारत एवं बांग्लादेश के मध्य गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर, भारत एवं चीन के मध्य सीमा विवाद को लेकर। यह भी हो सकता है कि वार्ता एक ही दौर एवं अल्पकाल में भी समाप्त हो सकती है। दूसरी बिंदु है मध्यस्थता का प्रश्न। जहाँ तक मध्यस्थता का प्रश्न है
जब किसी तीसरे पक्ष द्वारा विवादग्रस्त राष्ट्रों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तो उसे मध्यस्थता कहते हैं। यह बीच बचाव का कार्य किसी राष्ट्र के द्वारा अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा किया जा सकता है। 1899 के हेग कन्वेंशन के अनुसार अनुच्छेद 4 में मध्यस्थ का कार्य विरोधी मांगों में समन्वय स्थापित करना तथा क्रोध की भावनाओं को शांत करके राज्यों की समस्याओं को हल करना। ईरान इराक को समाप्त करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने मध्यस्थता करने का प्रयास किया। 1962 में भारत चीन युद्ध में कोलंबो प्रस्ताव द्वारा श्रीलंका ने मध्यस्थता का प्रयास किया किंतु चीन ने उसे ठुकरा दिया। जांच का उद्देश्य विवाद संबंधी तथ्यों का निष्पक्ष पता लगाना है। जांच करने वाले तटस्थ व्यक्तियों का कार्य मात्र वास्तविक तथ्यों को प्रकाश में लाना है। इसके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता। संबंधित राष्ट्र इन तथ्यों के आधार पर कोई निर्णय लेने अथवा समझौता करने के लिए स्वतंत्र है। निष्पक्ष तथ्यों के प्राप्त हो जाने संबंधित पक्षों से समझौता करने में सरलता हो जाती है। उदाहरण के लिए सीमा संबंधी विवाद के तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच आयोग की नियुक्ति की जाती है। सुलह या समझौता का अर्थ विवादग्रस्त पक्षों के मध्य किसी एक निर्णय पर सहमति लेना है। दोनों पक्षों में सहमति के आधार पर सुलह कराने का कार्य किसी निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय आयोग, परिषद अथवा संस्था द्वारा किया जाता है। मध्यस्थता एवं सुलह में अंतर यह है कि मध्यस्थता किसी राज्य अथवा राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की जाती है, जबकि सुलह किसी निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था अथवा आयोग के द्वारा की जाती है। 5वां है विवाचन। विवादग्रस्त राज्यों को जब एक से अधिक प्रतिनिधित्व चुनकर विवाद के संबंध में विधि के आधार पर बाध्यकारी निर्णय देने का अधिकार प्रदान किया जाता है तो उसे विवाचन कहा जाता है। हेग कन्वेंशन 1899 में विवाचन को अनुच्छेद 15 में परिभाषित करते हुए कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय विवाचन का उद्देश्य राज्यों के मध्य विवादों का निस्तारण अपने द्वारा चुने गए न्यायाधीशों द्वारा विधि के सम्मान के आधार पर करना। विवाचन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। न्यायाधीश विवादग्रस्त पक्षों द्वारा चुने जाते हैं। विवाचन का निर्णय बाध्यकारी होता है। विवाचन के निर्णय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि अथवा दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत कोई सिद्धांत अथवा नियम हो सकता है। विवाचकों का चुनाव विवाद से संबंधित राज्यों की सहमति के आधार पर होता है। प्रायः 5 सदस्यों वाले विवाचन का चुनाव किया जा सकता है। दोनों पक्ष 2-2 सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिसमें से अधिक एक उसके राष्ट्र का होगा और दूसरा किसी अन्य राष्ट्र का न्यायाधीश अथवा न्यायिक अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि होगा। 5वां सदस्य दोनों राष्ट्रों द्वारा चुने हुए 4 प्रतिनिधियों द्वारा सहमति के आधार पर चुना जाता है, जो मुख्य न्यायाधीश अथवा अध्यक्ष होता है। विवाचन 3 सदस्यों का भी हो सकता है। दोनों पक्षों को एक प्रतिनिधि का अधिकार प्राप्त होता है, किंतु चुने हुए प्रतिनिधि स्वयं उनके नागरिक न हो। तीसरा सदस्य जो विवाचन का प्रमुख होता है का चुनाव इन दोनों सदस्यों की सहमति से मनोनीत किया जाता है, किंतु तीसरे सदस्य के संबंध में एकमत न होने पर
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा मनोनीत करने का अनुरोध किया जा सकता है। राजनीतिक उपायों के असफल हो जाने पर राष्ट्र प्रायः न्यायिक साधनों को प्रयोग में लाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य न्यायिक अंग के रूप में कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद एवं महासभा के आधे से अधिक मतों के आधार पर चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग नगर में स्थित है, शांति भवन में है। न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 7वां है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 2(3) के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से इस प्रकार तय करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा अथवा न्याय भंग न हो। अनुच्छेद 2 के खंड 4 के अंतर्गत सदस्य राज्यों का कर्तव्य है कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता अथवा राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अथवा चार्टर के उद्देश्यों के प्रतिकूल किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करेंगे और न ही उसको धमकी देंगे। अनुच्छेद 33 में 7 शांतिपूर्ण साधन बताए गए हैं जिनका प्रयोग सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के विनिश्चय करने के लिए करेंगे। इस संबंध में महासभा एवं सुरक्षा परिषद को अधिकार प्रदान किया गया है कि वह शांति विवादों को शांतिपूर्ण निस्तारण को बढ़ावा देगा और इसके लिए आवश्यक सहायता भी विवादग्रस्त सदस्य राष्ट्रों को प्रदान करेगा। इस प्रकार आज हमने मीडिया और हिंसा विवादों के शांतिपूर्ण हल, ये 2 विषय पे चर्चा की है जो हिंसा के कारण और उसके बचाव के लिए उपयुक्त हैं। DLED चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए प्रश्न बनता है मीडिया और हिंसा। मीडिया और हिंसा पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। विवादों का शांतिपूर्ण हल कैसे ढूंढा जा सकता है।